Hello students, today we are going to study the second chapter of geography and the name of the chapter is Physical Features of India. And so the physical features of India are mainly divided into six main parts, or you can say that there are six main physiographic divisions of India: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. So you can see how variant is the land of India. जब हम हमारे देश को देखते हैं तो हमारे देश में हम बहुत से अलग अलग फिजिकल फीचर्स को देखते हैं ना। हमारे देश में कहीं पहाड़ हैं तो कहीं प्लेट्यूज हैं तो कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट भी है, आइलैंड्स भी हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा जो हमें वेरिएशन जो हमारे देश में देखने को मिलता है वो हमारे देश को सबसे अनोखा या अलग कर देता है। And geologically, the Peninsula Plateau constitutes one of the ancient landmasses on the Earth's surface. जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो हिस्सा है हमारे देश का, जो निचला हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, उसे माना जाता है कि it is part of the ancient landmass of the Earth's surface. Now this, what is this ancient landmass? It is believed, it is said that there was one super continent. आज जो हम कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा माना जाता है कि नियरली 600 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज वन सुपर कॉन्टिनेंट। केवल एक ही बड़ा सा लैंडमास था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में था और उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था, कहा जाता है सॉरी। और जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे साउथ अमेरिका हुआ, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, बिफोर दे फॉर्म इनटू सेपरेट कॉन्टिनेंट, से पहले कि वो एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में पूरी तरीके से अलग हुए, वे सब जो हैं एक ही बड़े लैंडमास का हिस्सा थे। ओके, बट बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द टेक्टोनिक प्लेट्स द लैंड मासेस ड्रिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते गए, टूट गए और ये अलग अलग जो है लैंडफॉर्म्स या सॉरी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है वो बन गए। Okay, so in this particular video lesson we are going to discuss the first two physiographic divisions of India, the Himalayan mountains and the northern plains. The first physical feature of India that we will be discussing is the Himalayan mountains. Now, Himalayan mountains, they are geologically young and structurally fold mountains that stretch over the northern borders of India. जो हिमालयस हैं वो हमारे देश के पूर्वी सीमा पर स्थित हैं and geologically speaking they are considered to be young fold mountains. So young, everybody of you understands what young is, right? जो कि अभी रिसेंटली बने हैं ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, अभी हम जब गोंडवाना लैंड की बात कर रहे थे तभी भी हम बात कर रहे थे कि जो पहले एक ही बड़ा लैंडमास था और वो जब टूटा और एक दूसरे से जब दूर होते गए तब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। सो वो कैसे टूटा और ये जो हिमालयाज हैं ये कैसे बने, तो इनके पीछे जो काम करने वाली चीज है उन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है उसके नीचे कुछ प्लेट्स हैं और वो जो हैं कई बार मूव करती हैं, अपनी जगह से हिलती हैं, तो कई बार वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, कभी कभी वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तो जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नए कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। जैसे हमने देखा कि गोंडवाना लैंड टूटा और ये कॉन्टिनेंट्स बन गए। और जब वो एक दूसरे से टकराती हैं और टकराकर एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करने लग जाती हैं तब जो है माउंटेन रेंजेस बनती हैं। और हिमालयस जो हैं वो इसी प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का रिजल्ट हैं और जितने भी दूसरे माउंटेन रेंजेस हैं उनके कंपैरिजन में रिसेंटली बने हुए हैं, इसीलिए उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। Now these Himalayan mountain ranges, they run from the west towards the east,
from Indus till the Brahmaputra, from Kashmir till Arunachal Pradesh. जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो फैले हुए हैं और रिवर इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक, कश्मीर से लेकर हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है वो फैली हुई। Now the Himalayan mountain ranges, they consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. ये जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, यहाँ इन माउंटेन रेंजेस को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। ओके, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन्स या द पीक्स ऑफ माउंटेन्स दैट लाई हियर। So first is the greater or the inner Himalayas that are also called as हिमाद्री। सबसे पहले हिमाद्री है जो कि नदर्न मोस्ट रेंजेस है, सबसे उत्तरी सीमा पर जो है वो हमारे हिमाद्री हैं। एंड मोस्ट ऑफ द हाई प्रोमिनेंट पीक्स, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की चोटियां हैं, वो हिमाद्री में हैं, लाइक योर एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, दे आर ऑल इन द हिमाद्री। The height of the mountain ranges is nearly 6,000 meters. Then are the Himachals or the lesser Himalayas. इसके बाद जो है lesser Himalayas हिमाचल आता है, और the mountain ranges, the peaks of the mountains that are lying in this particular belt, their height ranges from 3,700 to 4,500 meters. तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो माउंटेन पीक्स हैं, उनकी हाइट जो है हिमाद्री के जो माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ की जो पहाड़ की चोटियाँ उनके कंपैरिजन में कम है। एंड most of the hill stations, they lie in the Himachal only, like your Kashmir Valley, your Kangra Valley, the Kulu Valley, they are all in the Himachal. Pir Panjal is the most important range of this Himalayan ranges, and also Dhauladhar and Mahabharat ranges are important. Then are the Shivaliks. उसके बाद जो है शिवालिक्स आते हैं, they are also called the outermost ranges of the Himalayas. And these Shivaliks, the valleys that lie between the Himachal and the Shivaliks, जो हिमाचल है या lesser Himalayas हैं और जो शिवालिक्स हैं, इनके बीच में valleys हैं, and those valleys are known as dunes. So वहीं से जो है आप नाम जो सुनते हैं, देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सब नाम जो है वहीं से आए हैं। तो dunes are what? They are the valleys that lie between the Himachal and the Shivaliks. Okay. One more important thing about the greater or the inner Himalayas is that not only the mountain ranges that are found in the greater Himalayas, they are very high, but also they are covered with snow throughout the year. पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं. Another thing is that they are composed of granite. ये जो पहाड़ियां हैं, ये पत्थरों से बनी हुई हैं, है ना, ग्रेनाइट से बनी हुई हैं. And most of the glaciers, many glaciers, they descend from these ranges. इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से जो हैं बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं उनका उद्गम है. Then let us come to another division, another basis on which the Himalayas are divided. And the Himalayas are not only divided on the basis of the longitudinal divisions, but also on the basis of the region from west to east. So west से east के बीच में जो इनकी जो पर्वत श्रृंखलाएं जो फैली हुई हैं, इनको बांटा गया है कि किन रिवर वैलीज, कौन सी रिवर की वैलीज जो है यहाँ पर पड़ती हैं. ओके, तो रिवर्स जो यहाँ बहती हैं उनके आधार पर भी इन्हें बांटा गया है. फॉर एग्जाम्पल द पंजाब हिमालयस. सो पंजाब हिमालयस आर दोज पार्ट्स ऑफ द हिमालयन रेंजेस दैट लाई बिटवीन रिवर इंडस एंड द रिवर सतलज. देन कुमायूं हिमालयस, दे आर दोज parts of the Himalayan mountain ranges that lie between river Satluj and river Kali. Then river Kali and Tista, between them
the mountain ranges that lie, they are called as Nepal Himalayas. And the part of Himalayas that lie between Tista and Dihang River, they are called as Assam Himalayas. And after this Dihang Gorge, the Himalayas they bend towards the south. Dihang Gorge जो है, gorge यानी कि एक गहरी जो घाटियां है यहाँ पर, वहां से जो हिमालयस हैं वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ घूमते हैं और हमारी जो देश की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पर फिर फैलते हैं. एंड देयर दे आर नोन एज पूर्वांचल. वहां पर ये पूर्वांचल के नाम से या ईस्टर्न हिल्स के नाम से जाने जाते हैं. Now the next landform is plains. अगला जो physical features है, physiographic division है हमारे देश का, वो है northern plains. So we have already seen that most of the glaciers they are in the greater Himalayas. Greater Himalayas से ही में ही glaciers हैं, जहाँ से जो prominent rivers हैं वो शुरू होती हैं या जहाँ से उनका उद्गम है. And these rivers when they flow down, when they come to the plain area, there the flow of the river reduces, and when the flow reduces, whatever deposits they bring along with them, they leave it there only. वहीं पर उसको छोड़ देती हैं और वो जो है वो जो डिपॉजिट्स हैं वही इन नदन प्लेन्स को बनाते हैं. सो देर आर बेसिकली three main river systems, the interplay of which make the northern plains. तीन मुख्य नदियां हैं जिनके और उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके कारण जो है नदन प्लेन्स जो ये बने हैं. और वो जो तीन मुख्य नदियां हैं वो हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. और ये जो प्लेन्स है यहाँ पर एलुवियल सॉइल है और ये सॉइल जो है बहुत रिच सॉइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है. इसीलिए नदर्न प्लेन्स आर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. कृषि के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा उपजाऊ हिस्सा है हमारे देश का नदर्न प्लेन्स. Now northern plains are divided into three sections. Northern plains जो है उन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. और ये डिविजन्स किस बेसिस पे है? ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो इन दिस पार्ट्स. जो नदियां इन हिस्सों में बहती हैं उनके आधार पर इन्हें बांटा गया है. तो फर्स्ट आर द पंजाब प्लेन्स. द पंजाब प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो इंडस रिवर है और उसकी जो सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बिगर रिवर्स. सो जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बेस एंड सतलज. तो इनसे जो है हमारा पंजाब प्लेन बनता है. एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. Then comes Ganga plain. So name itself tells us Ganga and its tributaries make the Ganga plain. Okay, and these Ganga plains they lie in the northern states of India like Haryana, Delhi, UP, Bihar and parts of Jharkhand. Then is the Brahmaputra plain. So again Brahmaputra, the name of the river is there itself. It tells that Brahmaputra and its tributaries they make the Brahmaputra plain. And parts of West Bengal and particularly Assam, it lies in the Brahmaputra plain. Then when we talk about plains, so plains are not that plain. Plains जो हैं just lightly I am saying it. प्लेन्स जो हैं वहां भी हम देखते हैं कि वो बहुत वेरिएशंस है उनमें, वो एक जैसे ही नहीं है, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है. उनके रिलीफ फीचर्स में भी बहुत अंतर है जिसके कारण उनको भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ the type of features they show. जिस तरीके के वहां पर physical features हैं उसके आधार पर उन्हें 4 regions में बांटा गया है. So first is the Bhabar. So this Bhabar is that part of the northern plains that it is a parallel narrow belt that runs along the शिवालिक्स. जो शिवालिक्स रेंजेस हैं उनके बिल्कुल नीचे ही पैरेलली उनसे जो है जुड़ा हुआ है और नियरली
8 to 16 किलोमीटर का एरिया है ये, जहाँ पर जो है जो रिवर्स हैं वो अपने पेबल्स को यानी छोटे छोटे पत्थरों को जो है वहां पर छोड़ दिया, वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं और ये पूरा एरिया उन छोटे पत्थरों से ही बना हुआ है। और जितनी भी स्ट्रीम्स जो नदियां वहां से बह के आ रही हैं, जब यहाँ पर आती हैं इस भाबर वाले एरिया में आती हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है, वो दिखती नहीं है। देन कम्स द तराई रीजन। तराई रीजन इज दैट एरिया वेयर दीज rivers that had disappeared in Bhabar, they again reappear. ये जो नदियां जो भाबर में खो गई थी, दिख नहीं रही थी, ये वापस से सतह पे आ जाती हैं तराई रीजन में। एंड दैट इज व्हाई दिस एरिया इज वेरी वेट एंड मार्शी एंड स्वैम्पी, बहुत कीचड़ भरा गीला गीला हिस्सा है ये। एंड इट इज थिकली फॉरेस्टेड रीजन, यहाँ पर बड़े घने जंगल हैं और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है। Then is the Bhangar region. So this area is formed by the older alluvium. So ये flood plains का वो हिस्सा है जहाँ पर old alluvium है, deposits हैं, and they form a terrace-like feature. That is why it is called as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits that are known as कंकर। कैलकेरियस डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर हैं, यहाँ बोलेंगे रेती जैसे, रेती तो नहीं कहेंगे, कंकर जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और जैसे भाबर में हम पेबल्स को देख रहे थे, बड़े पत्थरों को देख रहे थे, यहाँ पर छोटे बारीक कंकर को यहाँ पर हम देखते हैं। देन लास्ट इज खादर। सो जहाँ भांगड़ में ओल्डर एलिवियम का डिपॉजिट था, जो खादर है वहां पर न्यू एलिवियम का डिपॉजिट है ना। और ये जो एलिवियम का डिपॉजिट है, ये हर साल नया एलिवियम जो नदियों से आता है वो यहाँ पर जमा होता चला जाता है। एंड दैट इज वाई this this part of the plains, the northern plains, it is very fertile and it is ideal for intensive agriculture. ये जो है सबसे उपजाऊ हिस्सा है northern plains का, और intensive agriculture के लिए ये बहुत उपयुक्त है। Okay, so this was all regarding northern plains. Okay, hope you have understood the lesson, and if you have understood it properly, then it is going to help you to remember the main parts of the lesson.